हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे और इसमें हम लोग गिने चुने साइंस को कवर करेंगे जहां से रिसेंटली क्वेश्चन अभी आपके लगातार आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। फ्रेंड्स, आप देखेंगे तो आपके एएलपी के अंतर्गत अभी रिसेंटली आपका फिजिक्स का 8 से 9 क्वेश्चन आपके लगातार आपके शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपके केमिस्ट्री और उसके बाद आपका बायो। तो फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा वेटेज है और आपके केमिस्ट्री का, साथ ही साथ आपको बायो को भी कवर करना है क्योंकि साइंस आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो फाइनली आपके रिजल्ट के लिए इंप्रूवमेंट करता है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग कुछ एसआई के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, यानी कि जो आपके एसआई यूनिट्स आपका रिलेटेड होता है, जैसे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे कुछ। और आपके इलेक्ट्रिसिटी के होंगे जहाँ से 2 से 3-4 क्वेश्चन तक आपके जो है पूछे आ रहे हैं, यानी 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके मैक्सिमम आ ही रहे हैं आपका। तो इसको कवर करने के बाद एक आपके बेहतर आपका यहाँ से जो है आपका इंप्रूवमेंट आपके होंगे एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग इसको बेहतर तरीका से आप इसको कवर करते चलिए। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन है आपका, ये आपका नोट्स आपका है जो न्यू पैटर्न के आधारित है। तो आप 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आप बिल्कुल आप पक्के कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा फास्ट खींचेंगे आप सभी लोग, फटाफट सारे क्वेश्चंस को बनाते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। जबकि दोस्तों वोल्ट की अगर बात करेंगे तो ये आपका विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ओम जो होता है ये आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक, एम्पियर आपका विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विभव का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओम के बारे में बता दिया है, एम्पियर आपका विद्युत धारा का और कूलम्ब आपका आवेश का एसआई मात्रक है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये कल के एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और हर एक बार क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। तो ध्यानपूर्वक आप लगाते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपका ओम है। और कल देखिए आपका लाइट चैप्टर आपको कवर कराया गया है, जिसका कि मैंने 100 क्वेश्चन आपका प्योर आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराया है। अगर आपने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक डाला गया है, वहां पर जाकर के आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को कवर कराए जा रहे हैं। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके कूलम्ब होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से प्रश्न कहा जा रहा है कि उपर्युक्त विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। उपर्युक्त विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, ये आपको ऊपर बताना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका जो है किलोवाट आवर में मापा जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपका एरर है, क्वेश्चन में उपर्युक्त नहीं होगा, यहाँ पर होगा कि निम्न में से विद्युत ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो किलोवाट आवर में। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के, और देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया है कि जो आपका 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू होता है ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये सभी मैंने आस एजुकेशन सेंटर वाला जो नोट्स आपका था उसमें मैंने कंप्लीटली इन सारे क्वेश्चंस को आपको कवर कराया है। अगर आप बेहतर तरीका से इसको रिविजन करके गए होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका फिजिक्स का बन गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। यदि इसका संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध आर हो तो आर डैश अपॉन आर का अनुपात क्या होगा, ये आपको ऊपर बताना है। चलिए आंसर लगाएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है और इस टुकड़े को कहा जा रहा है कि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है समांतर क्रम में। तो 1 अपॉन आपका देखिए 1 अपॉन आपका आर इक्वल टू 1/r ऐसे करके आपको इसको सॉल्व करना है। और एक ही टुकड़े को 5 भागों में काटा गया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर जितने भी आपका न्यूमेरिकल का सिलेक्टिव क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आपको डाल दिया गया है। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ एग्जाम्पलर एनसीईआरटी जितने भी आपके न्यूमेरिकल है कंप्लीटली आपको डाल दिया गया है। तो एक बार आप सभी लोग देख करके जाइए। अगला है कि निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा I बराबर IR² जो है ये आपका निरूपित नहीं करता है। हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला होता है H=I² आपका RT होता है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसी विद्युत बल पर
दिया गया है 200 वोल्ट रेशियो 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर, ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर कार्य करने दिया जाता है तब इसके द्वारा उपर्युक्त शक्ति कितना होगा, ये आपको पर बताना है। P बराबर हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका VI, तो इस पर आपको सॉल्व करना है। अब आपको लग रहा होगा कि I नहीं दिया गया है, तो B इक्वल टू आपको IR करके यहाँ से आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए आपका सॉल्व के बाद इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 50 वाट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल्ब का SI मात्रक क्या है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होते हैं, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओम के। R इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है V अपॉन आपका I। तो देखिए आपका जो W है यानी कि जो V है इसे फ्रेंड्स आपका लिया जाता है आपका जूल में, और ये आपका यहाँ पर हो जाएगा I। तो जूल पर सॉरी यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा गया जूल पर कूलम। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके ओम के इक्वल होता है जूल पर कूलम, ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। वोल्ट की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया ये आपका देखिए क्या होता है कि V अपॉन आपका I हो जाता है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा विभवांतर पर आपका एम्पियर जो है मात्रक होता है किसका, तो ये आपका रेसिस्टेंस का होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की माप किसमें की जाती है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर से, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के डैश, तो धारा के जो होता है ये आपके वर्ग के समानुपाती होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। H इक्वल टू आपका I स्क्वायर, RT आपका फॉर्मूला होता है, R को जैसे यहाँ से रिमूव करेंगे तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका I स्क्वायर आपका हो जाता है, T को भी अगर हटा दिया जाए तो इस रूप में आपका आ जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी और उसमें धारा प्रभावित I है, T समय तक प्रभावित होने पर पूछा जा रहा है कि आपका कार्य क्या होगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका VIT ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रतिरोध को मापता है, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फ्रेंड्स आपका किया जाता है ओम मीटर का विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब इसका यह फैलता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1 वोल्ट ये आपके 1 जूल पर कूलम के बराबर होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कहा जा रहा है कि MCB जो लघु पथन के यानी शॉर्ट सर्किट के मामले में विद्युत की आपूर्ति यानी पूर्ति को कम कर देता है या काट देता है, तो देखिए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये धारा के प्रभाव पर ये आपके आधारित होते हैं। जब धारा का मान बढ़ता है ऑटोमेटिकली वायर हीट होकर के ये आपके कट जाते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है जो विद्युत आपका फ्यूज होता है ये किसका बना होता है, तो ये आपका टीन और आपके शीशा का बना होता है, तो ध्यान में रखना है, और डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका रेगुलेटर है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है, विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। जब किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, या तो ताप को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध आपके बढ़ जाएगा, जबकि अर्धचालक में ताप बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध घट जाएगा, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है अर्धचालक में, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे कहा जाता है अतिचालक, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चालक का विद्युत प्रतिरोध किससे स्वतंत्र होता है, विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है दाब से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्र पर डिपेंड है, तापमान और धैर्य पर डिपेंड है, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दिया गया है कि फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोजन क्या है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा करंट के प्रवाह को बढ़ाना।
बी करेक्ट है। 1 किलोवाट घंटा का मान क्या है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, तो रिपीट किया जा सकता है। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पारा वाष्प तथा आर्गन है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली वस्तु है पारा तथा आपके आर्गन, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा के रूप में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं। डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसे रेक्टिफायर कहा जाता है। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है। देखिए फ्रेंड्स, अगर अर्धचालक की बात करेंगे आप, तो ये आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक है, और यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके अलावा सौर पैनल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपके अर्धचालक का किया जाता है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सौर सेल है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम होता है, इसकी बाह्यतम कक्षा में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसने भी आपके अर्धचालक है। और अर्धचालक की अगर बात करेंगे तो जो आपके सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आपके 14 होता है, तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है, जिसका प्रयोग सुपर कंप्यूटर में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सौर सेल है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, विद्युत धारा की यूनिट है एम्पियर, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलते हुए बल्ब विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। देखिए टंगस्टन का जो आपका गलनांक होता है, ये लगभग आपके 3500 डिग्री आपका सेल्सियस होता है। विद्युत बल्ब का जो टंगस्टन होता है, इसका टेम्परेचर बताना है जलते हुए बल्ब का, तो आपका देखिए यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला प्रश्न है कि माइका क्या है। देखिए इसे अवरक कहा जाता है और ये विद्युत का कुचालक होता है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका, जिसे अवरक कहा जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, और इसमें आपका यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। माइंड में फिट रखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के लिए विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या है। इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में, आने वाले शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इस कारण से इस पर प्रकाश डाला जा रहा है। तो आप सभी लोग इसको प्रॉपर तरीका से कवर करिए। रिवीजन पीडीएफ इसका आंसर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप सभी लोग फटाफट ज्वाइन करिए। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 10⁶ ओम होता है। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का जो क्षमता होता है 10⁻, ये आपका 6 ओम के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूब लाइट पर निम्नलिखित में से क्या अंकित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6500 केल्विन। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ट्यूब लाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परावर्तित होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग 60 से 70% प्रकाश में परिवर्तित होता है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण, तो देखिए ऊष्मीय प्रभाव पर आपका विद्युत हीटर है, विद्युत बल्ब है, और आपका दोस्तों ट्यूब लाइट है। इनमें से आपका सभी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का 10 दिन में जो है आपका 10 दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा, ये आपको पूछा है कि व्यय होगा। इसका देखिए एक सिंपल सा आपका ट्रिक है, इसमें सभी को आप गुना कर दीजिए। जैसे आपका 100 वाट है, उसके बाद 10 दिन तक तो आप 10 को गुना कर दीजिए, 10 घंटे तक तो आप 10 को गुना कर दीजिए, और सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 1000 से डिवाइड करना है। 000 से आपका 000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 इसका यहाँ पर सही आंसर आपका निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि 100 वाट वाला बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है, 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से खपत क्या होगा। इसको भी देखिए आप सिंपली वही फॉर्म में आप बनाइए, सभी का आंसर आपका आ जाएगा।
यहाँ से आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है और नीचे आपको 1000 से आपको डिवाइड करना है। 000 से जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 रुपया। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? बताइए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। बिजली के खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा वोल्टेज पर। तो आपका देखिए पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ओम नहीं होगा, वोल्टेज नहीं होगा, एम्पियर नहीं होगा, तो आपका वेटेज हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका सही है। अगला प्रश्न है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का पूछा जा रहा है कि खर्च क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 42 का। तो सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर 100 इंटू आपका 10 हो जाएगा, अपॉन आपका 1 आपका 1000 होगा, कैंसिल आउट होगा तो 1 इकाई होगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक सिंपल सा यही आपका ट्रिक है जिससे कि आप सभी क्वेश्चन को लगभग आप बना पाएंगे। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है, तड़ित चालक का जो प्रयोग है इसमें किस प्रकार के वायर का किया जाता है? तो कॉपर का। और जेम्स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का बनाया था? तड़ित चालक बनाए जाते हैं तो कॉपर का, यानी तांबा हो जाएगा आपका सही आंसर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। एक कथन दिया गया है आपको, जैसा कि आप देखेंगे तो तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, बिल्कुल आपका करेक्ट है। जब ठनका गिरता है तो वैसे केस में तड़ित चालक के द्वारा जो आपके झटका होते हैं ये आपके ज़मीन में चला जाता है। तो ये आपका देखिए पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देता है। तो इस प्रकार से हमारा दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है। साथ ही साथ आपका देखिए ए तथा आर दोनों आपका सही है। आर ए का सही कारण भी जो है व्याख्या कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी सभी आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रभावित करने से चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं, इसका कारण क्या है? तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तंतु का प्रतिरोध तारों की प्रतिरोध की अपेक्षाकृत अधिक होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? विद्युत का मंद चालक नहीं है तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपका सिलीनियम है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि नाइक्रोम का तार इसलिए प्रयोग में किया जाता है, फ्रेंड्स याद रखना है, क्योंकि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है ये उच्च होता है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रमुख कारण है इसका गलनांक उच्च होता है। लगभग आपके तंतु जो होता है 3500 डिग्री इसका सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है क्योंकि इसका प्रमुख रीजन है आपका वोल्टता की घट बढ़ का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप देखेंगे तो घरों में जो अभी आपका रिसेंटली प्रयोग किया जाता है ट्यूब लाइट, इसमें वोल्टेज का ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? इसलिए निकाल दी जाती है ताकि इसमें ऑक्सीजन गैस को भरा जा सके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन तंतु के उपाचय को रोकने के लिए निकाल दी जाती है। इसमें आर्गन जैसे गैस को भरा जाता है या फिर नाइट्रोजन, क्योंकि जो आपके आर्गन जो होते हैं ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन गैस की टोटल संख्या आपकी 6 होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, जिसे आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत रखा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि इसका प्रमुख रीजन आपका बताइए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बल्ब के अंदर निर्वात वायु तेजी से प्रवेश करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? देखिए जितने भी अभी आपका रिसेंटली फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसको बस आपको रिवीजन करना है, क्योंकि फिजिक्स दोस्तों आपके बिल्कुल आपके न्यूमेरिकल केमिस्ट्री यानी साइंस आप पूरा देखेंगे तो ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, तो आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन करके जाइए। अगला है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके टंगस्टन के होते हैं। एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्यतः अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से किस गुण समूह का होना आवश्यक है? कम लंबाई, निम्न गलनांक और मिश्र धातु का पतला तार होना चाहिए, तो सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। सुरक्षा फ्यूज ये आपका बनाया जाता है पीबी और एसएन का, यानी टीन और आपका शीशा का बनाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा टीन और आपका लेड, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। फ्यूज का गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, तो हमारा सटीक आंसर बताइए
दिया गया है कि विद्युत रासायनिक प्रभाव, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। विद्युत का यांत्रिक प्रभाव गलत है। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव ये भी करेक्ट हो जाएगा। विद्युत का चुंबकीय प्रभाव, देखिए यहाँ पर जो हमारा सटीक आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सर्किट में प्रभावित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी हमारा सही है। नेक्स्ट है कि बिजली सप्लाई में मेन में पूछा है कि मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन आपको सही दिया गया है? तो देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, इसका गलनांक निम्न होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोधकता तथा निम्न गलनांक, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनाई जाती है जिसका गलनांक आपके कम होते हैं तथा प्रतिरोधकता उच्च होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल आपके क्वेश्चन बनने चाहिए, फटाफट देखते चलिए। तो एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि एक तार की लंबाई L मीटर है, तार को खींचकर उसकी लंबाई 2L कर दी जाती है, अब तार का प्रतिरोध हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। देखिए फ्रेंड्स अगर यहाँ पर आप देखेंगे अगर 2 गुना कर दिया जाता है तो ये सीधा आपका हो जाएगा 4 गुना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रा क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? लगाइए आंसर। ओम का नियम दोस्तों आपका परिभाषित करता है धारा और वोल्टता दोनों को। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो धारा और वोल्टता दोनों को परिभाषित करता है। तो डी आपका करेक्ट है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? किसी तार की त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस आपका क्या होगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसके बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ओम का नियम, डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ है तो थोड़ा समझ लीजिए। ये जैसे आपका वायर है और इसका जो मोटाई है इसका रेडियस आधा कर दिया जाता है तो फिर वायर आपका पतला हो जाएगा। या तो तार को आप खींच करके लंबा कर दीजिए या वायर को पतला कर दीजिए, तो आपका जो प्रतिरोध होता है ये फ्रेंड्स आपका जो है आपका उच्च हो जाता है। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 2 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, ये सभी आपके समांतर क्रम में, सी आपका करेक्ट है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रतिरोधकता की बात करी जाए तो ये आपका हो जाएगा ओम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इससे कितनी धारा प्रभावित होगा? ठीक है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो हमारा फॉर्मूला होता है बी इक्वल टू आपका IR। तो पूछा जा रहा है इसमें देखिए आपको दिया गया है 400 आपका 40, तो और भी आपको दे दिया गया है 1 आपका जो है इतना दे दिया गया, आपको आई पूछा गया है तो आई को कांस्टेंट करेंगे तो नीचे में आपका हो जाएगा जो है आपका ये आपका 400 आपका 40, तो ये आपका कैंसिल आउट होगा 4 बार में। 4 से आप 1 में सिंपली डिवाइड कर दो, इसका सही आंसर आपका आ जाएगा। आप सभी लोग देख लीजिएगा इसका क्या आंसर आपका आ रहा है। सिंपली इसको आपको डिवाइड करना है, 11 चौक 44 यानी कि आपका 4 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी परिपथ में एक विद्युत पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या है? तो आपका सटीक आंसर हो जाएगा 0, बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा असीमित, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है क्योंकि वे, इसका रीजन है दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा समान विभव पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होता है क्योंकि वे समान विद्युत विभव पर होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट इनमें से कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, एम्पियर। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब से
बल से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कूलम का नियम, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके मध्य विद्युत बल का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, तो ये आपका जो फॉर्मूला होता है Q1 इंटू आपका Q2 अपॉन आपका आर स्क्वायर होता है, या तो दो आवेश के बीच जो लगने वाला आपका फोर्स होता है ये आपके आर स्क्वायर होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि समान आवेशों में होता है इक्वल जो आपके चार्ज होते हैं, इसमें आपके धारा का विकर्षण होता है, रिपेल करता है। जब एवोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एवोनाइट की छड़ पर आपका ऋण आवेश हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये सभी आपको याद ही होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं का आवेशन किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए करेक्ट है। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप कार के अंदर रहेंगे, क्योंकि कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 0 होता है। तो कार की खिड़कियां बंद करके आप अंदर में रहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थिर आवेश के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपके कूलम्स लॉ है। तो आपका राइट आंसर सी होगा। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा गया इन दो बिंदुओं के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसमें क्या मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर को, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक होता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और विद्युत धारा का भी त्याग करता है। तो आपका राइट आंसर होगा उसमें मुक्त आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम विद्युत चालक है। तो चांदी खोज करके आंसर लगाइए, डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी आपके अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्सेनिक, ये आपके अर्धचालक नहीं है। बाकी जर्मेनियम है, सेलेनियम है और आपका सिलिकॉन है अर्धचालक। अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि ऐसे पदार्थ जिसमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप का अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका अर्धचालक पदार्थ, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप के बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि विद्युत चालकता घटती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब कांच की छड़ की रेशम से रगड़ा जाता है तो ये फ्रेंड्स आपके आवेशित हो जाता है। अच्छा, किस प्रकार का आवेश होता है। तो आपका यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा, ये आपके धन आवेशित हो जाता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पे होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ पे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर से रूपांतरित होता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जबकि डायनमो या जनित्र की बात करेंगे तो ये आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में मॉडिफाई करता है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सॉरी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मोटर, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो आपका वेबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। डायनमो या जनित्र में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है जनित्र, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है और इसमें यांत्रिक ऊर्जा
विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित की जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर जो है आपका आपेक्षिक गति द्वारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटनाएं होती है। घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है। तो ये फ्रेंड्स आपके घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरण जो छोटे छोटे हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, ये सभी आपके समांतर क्रम में होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने हिट किया है तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। किसी दिया गया है कि जो है वत जनित्र द्वारा डीसी जनित्र में एक मूलभूत पूछा जा रहा है कि अंतर यह है कि क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर करेंगे आप लोग। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विक वलय होते हैं। तो देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपके हुबहू है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस तो आपको याद ही होने चाहिए। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से लंबे विद्युत धारा वाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसमें से आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, जो कि ऑरेस्टेट नामक वैज्ञानिक ने इन चीज़ों को करके दिखाया था। तो आपका देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन, पहले क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लंबे विद्युत धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो चुंबक क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर डी दिया है फ्रेंड्स तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज के इस क्लास में लोग गिने चुने 99 क्वेश्चन को कवर किए हुए हैं, जो एज ए आपका नोट्स है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग। बाकी नेक्स्ट हम लोग लगातार जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी प्रहार करते रहेंगे। ये आपके एलपी के लिए है, तो आप ऐसा नहीं कि टेक्नीशियन के लिए आपके नहीं आएंगे, दोनों का साइंस आपका कॉमन है, जिसमें कि आपके बेसिक साइंस आपके पूछे आएंगे। तो प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग इसको लगातार लगाते रहिए और इससे का अंदाज आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन के अंतर्गत किस लेवल से आपके पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए, जाते जाते आप सभी लोग लाइक करके ही जाए, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जब इससे रिलेटेड आपके क्लास अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप सभी क्लास को बेहतर तरीका से देख पाएँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।